नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। गुजरात के दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। कहा, सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता, इसलिए भेज रहा आतंकवादी। अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है और उधर छूट रहा पसीना। विकसित भारत के लिए पीएम ने विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को किया संबोधित। 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। रोड शो के दौरान पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को दी मंजूरी। पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार जारी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाले डेलीगेशन से मुलाकात के बाद आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर ने दोहराया भारत का समर्थन। और दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 84 के दंगे के 125 पीड़ितों को दिया गया नियुक्ति पत्र। 19 लोगों ने आज से ज्वाइन की नौकरी। 1984 दंगे में मारे गए लोगों के परिवारों को आज दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दंगे में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया है। दिल्ली सरकार ने 125 परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है। इनमें से 19 लोगों ने आज से ही ज्वाइन कर लिया है। 125 परिवारों को नौकरी देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। ये परिवार 1984 के दंगा पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से दंगों में कत्लेआम हुआ, सबने दुख झेलकर आज तक धीरज रखा। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कोविड में मरने वालों के लिए भी कमेटी बनाकर उनके परिजनों को राहत देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेलों में रहे लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिल्ली की सरकार पेंशन देगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, क्या जानकारी और है, क्योंकि लगातार एक तरह से 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को एक बड़ी राहत दशकों बाद, मतलब तकरीबन 4 दशक का समय लग गया। निश्चित तौर पर ऋतु कहें कि 4 दशक बाद एक बड़ा न्याय के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 600 परिवार ऐसे हैं जो 84 के दंगों से पीड़ित हैं और लगातार उनको न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दौर में भी अगर देखें तो कई बार इसके लिए प्रयास किया गया और आज जब 125 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उस वक्त जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी मौजूद थे जब वो गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उनका कहना था कि उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया और उस दौर में एलजी विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया और उसके बाद इस मामले में 125 लोगों को जो है स्वीकृति, नौकरी के लिए स्वीकृति की बात की थी। इसके साथ ही जब आज मुख्यमंत्री ने जो नियुक्ति पत्र बांटे वो खासा भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा पल है। जो लोगों ने 600 परिवार जो दिल्ली में थे, जो 84 के दौरान, दंगों के दौरान जो दंश झेला है, उनके दर्द को वो महसूस कर पा रही थी और एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया थी। चूंकि कांग्रेस का दौर रहा दिल्ली में, बात करें आम आदमी पार्टी का दौर रहा, लेकिन पिछले कई दशक में जब 84 के दंगों के बाद से जब वो न्याय की मांग कर रहे थे, अपने लिए नौकरी की मांग कर रहे थे, लगातार जो परिवार हैं वो पेंशन की मांग कर रहे थे, तो इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप थे कि कांग्रेस के दौर में उनको नहीं दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल की केजरीवाल की सरकार रही, उस दौरान भी इनके दर्द को दिल्ली की सरकार ने नहीं समझा। लेकिन एक बड़ा कदम देखा जा सकता है जब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने न सिर्फ 125 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, बल्कि उन परिवारों को पेंशन देने का भी वादा किया है। साथ में एक और अहम बात बता दूं ऋतु, की जिस तरह से 84 के सिख दंगों में जो ये लोग हैं, 600 पीड़ित परिवार, उसमें 125 लोगों को न सिर्फ नौकरी मिली है, बल्कि रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि जो कश्मीर के माइग्रेट लोग हैं, जो कश्मीरी
पंडित हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो माइग्रेट लोग हैं, उनके लिए भी वो पेंशन और उस तरह की स्कीम में कोशिश कर रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है एक और दूसरी तस्वीर दिखेगी। तो एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनने के बाद देखें तो लगातार दिल्ली की सरकार, यूं कहें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में जो विकास के नए आयाम तय कर रही हैं और नई नई परियोजनाओं, खासकर जो रुकी हुई परियोजनाओं की बात करें, इन पिछले 10 सालों में अगर देखें दिल्ली में कई चीजें जो बदली हुई थी, तो एक आमचूल परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि जो दिल्ली ने जो स्वप्न देखे थे और खासकर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने जो अपने रोड मैप में 100 दिनों के रोड मैप में जो चीजें थी वो धीरे धीरे उनको पूरा कर रही हैं। और ये एक बड़ा कदम था क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान ये वादा भी किया था कि दिल्ली के जो 84 के दंगों में जो सिख परिवार है उनको न्याय मिलेगा और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनको न्याय देगी। तो ये नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं जो सामाजिक समरसता की बात है और दिल्ली में जो 84 के दंगों के बाद जो सिख पीड़ित हैं उनको जो ये नियुक्ति पत्र है नौकरी के लिए, ये सामाजिक समरसता और न्याय की बात है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा सकता है। अमरेंद्र, 125 परिवारों को आज नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, 19 ने ज्वाइन भी कर लिया है, तकरीबन 600 पीड़ित परिवार हैं। क्या ये सिलसिला अभी आगे रहेगा दिल्ली सरकार का? और इसी के साथ जानना चाहेंगे क्योंकि इस कड़ी में कई और एक तरह से चीजें जुड़ी हैं, जिसमें कोविड के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई उन्हें लेके एक कमेटी बनाने की भी बात की है मुख्यमंत्री ने। इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों पर अत्याचार हुए उन्हें पेंशन देने की बात की है। तो इन तमाम खबरों पर भी चाहेंगे कि क्या अपडेट है अभी? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जो संकल्प पत्र था उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे दिल्ली में सरकार आने के बाद काम करने की बात कही गई थी। और 100 दिनों का जो रोड मैप था उसमें कई सारे ऐसे पहलू थे जिन पर प्राथमिक तौर पर काम करना था दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को। तो ये जो पहल देख रही है, ये जो फैसला देख रही है दिल्ली सरकार का, इसलिए भी एक सामाजिक समरसता के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है कि क्योंकि लगभग 4 दशक बीत गए थे उन परिवारों को जो 84 के सिख दंगों में पीड़ित थे, उनके 125 लोगों को नौकरी मिली, उन परिवारों को पेंशन की व्यवस्था की गई, कश्मीरी जो माइग्रेट हैं उनके लिए बात की गई। इसके अलावा कोविड में जो लोग नहीं रहे, जिनका परिवार नहीं रहा, उस परिवार के लोगों को भी वो नौकरी और इस तरह की व्यवस्था की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये स्कीम जारी रहेगी। ये प्रारंभ है तो ये एक लंबे समय तक चलने वाला है क्योंकि जो 600 परिवार हैं उनको ऑलरेडी सरकार आइडेंटिफाई कर चुकी है। दिल्ली सरकार 600 परिवारों को आइडेंटिफाई कर चुके। कोविड के जो परिवार है वो सरकारी रिकॉर्ड में है, हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में, तो उन परिवारों के लिए लगातार ये काम करेगी। अमरेंद्र, 1984 के दंगों के जो पीड़ित परिवार हैं उनको उनकी पहचान तो एक लंबे समय से की जा चुकी है क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2006 में मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद इस तरह के कुछ कदम उठाए नहीं गए। एक लंबा इंतजार करना पड़ा, पहले तो न्याय के लिए। और हम जानते हैं कि जो लोग 1984 के सिख नरसंहार में शामिल थे उन पर एक लंबी कार्रवाई चली, कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन सजा से एक लंबे समय तक बचते रहे हैं। और जो पीड़ित परिवार थे उन्हें भी किसी तरह का पुनर्वास या राहत जैसी कोई चीज नहीं थी। आज जाके दिल्ली सरकार की तरफ से जो राहत मिली है, इस पर उनका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम सिख परिवार वहां मौजूद हैं। देखिए ऋतु, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि राहत एवं पुनर्वास जो विभाग है वो लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर चुका था। इससे पहले की सरकारों में भी उनके पास वो सूची थी, जो 600 परिवार थे उनकी सूची थी, उसमें कितने लोग बेरोजगार हैं और परिवार किस स्थिति में है इसकी सूचना भी सरकार के पास थी। लेकिन पिछली सरकारों ने जिस तरह से इस मामले में लापरवाही दिखाई, तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा खुशी का पल है। और वो 600 परिवार इस समय न सिर्फ राहत की बात कर रहे हैं बल्कि दिल्ली की सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। और एक बड़ी खुशी का पल है जब वो लोग लगभग 4 दशक बाद उनको एक सामाजिक न्याय मिला। और जिस तरह से वो लड़ाई जो लड़ रहे थे, क्योंकि इमरजेंसी के दौर की बात करें या 1984 के राइट्स की बात करें, तो उनमें जो लोग पीड़ित थे वो काफी टाइम से अपने न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन कई सरकारों ने नहीं सुना। लेकिन दिल्ली की सरकार के इस फैसले के बाद, रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन परिवारों में एक रोशनी दिख रही है उम्मीद की, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो और परिवार हैं उनको भी इस तरह से न्याय मिले। और इसके अलावा मैं बताऊं कि जिस तरह से, अगर आपको याद होगा कि जो कश्मीर में दंगे हुए थे और जो कश्मीरी पंडित थे, अगर आपने देखा होगा तो राहत एवं पुनर्वास
जो विभाग है उन्होंने बाकायदा उन लोगों को आइडेंटिफाई किया था और उन लोगों की भी एक सूची सरकार को दी थी। तो दिल्ली के उन परिवारों की भी सूची है, कोविड के परिवारों की सूची है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, जिस तरह से अब शुरुआत हुई है तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो भी वो माइग्रेट लोग हैं, चाहे 1984 के जो पीड़ित हैं या बाकी और लोग जो है वंचित शोषित लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है। और यही आप वो तस्वीरें भी देख के आपको अंदाजा होगा कि कितनी एक खुशी का पल है। वो एक इस वक्त न सिर्फ खुश हो रहे हैं बल्कि एक महसूस कर पा रहे हैं कि वास्तव में दिल्ली की सरकार ने इस वक्त सोचकर उनको एक बड़ी उम्मीद दी है और राहत दिया है। जी हाँ, 1984 का सिखों के खिलाफ जो नरसंहार था उसकी एक बड़ी राहत एक लंबे समय के बाद सिख नरसंहार पीड़ितों को आज नौकरी जब नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तब जाकर मिली है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा। दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई। इस सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। और अमरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अमरेंद्र, हम देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एक लंबा वादा सिख परिवारों से किया हुआ था दिल्ली सरकार का, और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस वादे को पूरा किया आज दिल्ली सरकार ने। रितु, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बात को अभी जब आप मुख्यमंत्री बोल रही थी तो आपने सुना होगा कि हमने इनसे वादा किया था, हमारे संकल्प पत्र में था। लेकिन अब से 4 दशक से जो सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, क्यों उनके वोट बैंक पर खेलते रहे? क्योंकि वोट बैंक एक बड़ी राजनीति थी और उनके वोट बैंक पे खेलते रहे। लेकिन जो उनकी मांगे थी वो आज तक क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि 1984 का दंगा कोई एक आम दंगा नहीं था। एक संप्रदाय विशेष के ऊपर जो नरसंहार हुआ, जिस तरह से वो पूरी घटना हुई, बिल्कुल अमरेंद्र, उसको दंगा कहना भी मुझे लगता है कि उसकी जघन्यता के साथ हम उसके मतलब उसको कम आंक रहे हैं। वो नरसंहार था, एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को जिस तरह से नरसंहार किया था। दंगा तो 2 समुदाय के बीच की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहता हूं कि उस घटना के बाद से जो एक सामाजिक लड़ाई थी और जिस तरह से जो पीड़ित परिवार था वो न्याय की मांग कर रहा था, तो आखिर क्या वजह थी कि उनकी जो मांगों को दरकिनार किया गया? कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, 4 दशक हो गए और एक बड़ा समय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा किया। और यही वो कहना चाहती है कि हमने ये शुरुआत की है, अभी हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं 600 परिवार, उन लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और जो पीड़ित परिवार है उनको भी न्याय मिलेगा। उन परिवारों में जो पेंशन जिनको मिलनी है वो मिलेंगी। इसके अलावा कोविड के जो लोग हैं, कोविड के दौरान जिन लोगों की जानें चली गई, उस तरह के जो परिवार है उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया गया है, उनकी सूची है। तो उन लोगों को भी आगे न्याय मिलेगा और इस मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद की किरण के तौर पर वो परिवार देख रहे हैं। इसलिए वो परिवार भी खासा खुश है, क्योंकि उनको एक लंबी लड़ाई के बाद ये जीत मिली। और ये जीत लंबी लड़ाई का जब मिलती है तो परिवार में एक राहत होता है, तो वही राहत आप देख सकती हैं। जी ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए इस पूरे मसले पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। SC, ST और OBC को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपने ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। इसलिए आए दिन कांग्रेस आयातित टूलकिट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। 2014 में जब UPA की सरकार गई, उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% अनुसूचित जाति, 63% अनुसूचित जनजाति और 60% पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही भरने का काम किया। साथ ही 2014 में शिक्षकों के
16,217 पदों को बढ़ाकर 18,940 करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया। 2014 में रिक्त पदों की संख्या जो 37% थी, वह आज 25.95% है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आज भी इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में जहां आईआईटीज में सिर्फ 83 अनुसूचित जाति के लिए और 14 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 166 ओबीसी फैकल्टी थी, वहीं एनआईटीज में केवल 261, एससी के लिए 72, एसटी के लिए और 334 नियुक्तियां हुई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल 2014 से 24 के दौरान यानी 10 साल के दौरान आईआईटीज में 398 अनुसूचित जाति के लिए, 99 अनुसूचित जनजाति के लिए, 746 ओबीसी और एनआईटीज में 929 एससी के लिए, 265 एसटी और 1510 ओबीसी शिक्षक नियुक्ति हुई है। मोदी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म की। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की ही देन थी। आज़ादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जाता था। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप एलआईसी की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं एलआईसी एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। एलआईसी बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें। एलआईसी बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को संबोधित किया। ये समारोह राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव रहा। इस अवसर पर पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ, वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 22,000 से अधिक घर भी लाभार्थियों को सौंपे। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। साथ ही गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। और गुजरात के गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश भर में गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने विभाजन के समय मुजाहिदीन की आड़ में कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले का जिक्र किया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया।
अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। पीएम ने कहा कि युद्ध के मैदान में भारत से बार बार हारने वाले पाकिस्तान ने आतंक को हथियार बनाया। पीएम ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान में मिला राजकीय सम्मान उसे बेनकाब करने के लिए काफी है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सिंधु जल समझौते की भी चर्चा की। पीएम ने इसके प्रावधानों में भारत के हितों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है ताकि वैश्विक विकास में अधिक से अधिक योगदान कर सके। पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश में हुई आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया।
2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज।